हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज हम ट्रेड यूनियन एक्ट पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो हम लेक्चर बना रहे हैं ये रिवीजन पर्पस से बना रहे हैं, क्योंकि इसके डिटेल्ड लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी ही अवेलेबल हैं। तो आज हम ट्रेड यूनियन एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले हम आपको पहले 2 लेक्चर करा चुके हैं, बल्कि 3 लेक्चर इस पर करा चुके हैं रिवीजन लेक्चर में, जो कि हमने इससे पहले कराया था कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस पर भी हम रिवीजन एक्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। देखिए, कुछ एक्ट्स जो हैं, वैसे तो सारे ही एक्ट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो सेलेक्ट होने के बाद, इस पोस्ट पर आने के बाद आपका जो मेन वर्क प्रोफाइल रहेगा वो यही देखना रहेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह से काम लिया जा रहा है एम्प्लॉय वर्कर्स से। तो आपको टारगेट आपका जो होगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। तो इसलिए जो भी एक्ट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रभावित करते हैं या उनसे रिलेटेड हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से हमने कारखाना अधिनियम भी पढ़ा है। दूसरा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने आपको स्ट्राइक्स वाला जो रिवीजन लेक्चर कराया है ये उसी के ही अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ा दिया है, क्योंकि स्ट्राइक्स वगैरह एक हड़ताल जो है क्या होता है, हड़ताल एक नतीजा है ना किसी चीज़ का, यानी कि किसी भी 2 गुटों के मतभेद का नतीजा है स्ट्राइक्स, तो यानी कि डिस्प्यूट का एक परिणाम होता है। तो हमने स्ट्राइक्स वाले चैप्टर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पूरा कवर कर दिया है, उसको अब अलग से रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्ट्राइक्स वाला लेक्चर देख लीजिए, वही सफिशिएंट रहेगा औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिए। फिर हमने डिस्कशन किया था परसों औद्योगिक नियोजन अधिनियम, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेबर लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट मैं समझता हूँ कि कारखाना अधिनियम या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बाद अगर कोई एक्ट है तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट है। यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था कि इससे रिलेटेड आपका चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत हैं कि कौन सी यूनियन कब बनी है, बंगाल भंग प्रकाशक सभा कब बनी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट कब आया था। तो इस तरह के जो एक्ट हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, या किसान मजदूर सभा, तो जितने भी जो एक्ट हैं जो ट्रेड यूनियन है जो बनी है इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, और दूसरी चीज़ ये जो उनके अध्यक्ष हैं, तो आपको ट्रेड यूनियन के नाम, उनका ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और उनके जो संस्थापक थे, फाउंडर, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपने जो यूपीएससी जो है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो वर्किंग प्रोफाइल को सिलेबस से लिंक करती है, सिलेबस से लिंक करने की कोशिश करती है। तो ये आपके सिलेबस का जो पार्ट है ट्रेड यूनियन, वो आपकी प्रोफाइल का भी पार्ट है, वर्किंग प्रोफाइल का भी पार्ट रहेगा। तो इसलिए आपको वहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है वो आपको अच्छे से देखना है। और 3 तरह से हुआ है, एक तो बंगाल में हुआ है, बम्बई में हुआ है, और तीसरा मद्रास में। इन तीनों ही जगह पर मेनली हुआ है गठन। तो आपको ये तीनों प्रेसिडेंसी जो शहर हैं, इन तीनों के ही बारे में आपको देखना है कि ट्रेड यूनियन एक्ट किस तरह से वहाँ पर अस्तित्व में आई है। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर आएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये सारे हम लेक्चर डिस्कस करेंगे रिवीजन के पर्पज़ से। फिर हम आपको एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इन सारे डिटेल्ड जो जितने भी लेक्चर हम बनाएंगे उसकी एक कंबाइंड मर्ज वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। जो भी 7-8 घंटे की वीडियो बनेगी वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका एक ही बार में रिवीजन हो जाए। और अगर आप चाहें तो उसको, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो आप उसको डबल की स्पीड पर, जो कि यूट्यूब में प्ले बटन में सेटिंग आती है, तो आपको सेटिंग में डबल की स्पीड पर करके आप आराम से उसको 8 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे में कवर कर सकते हैं, या फिर आप इजीली भी 8 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सारे लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। फिर घातक दुर्घटना अधिनियम 1858, फेटल एक्सीडेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसी तरह एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट, फैमिली पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस का भी पार्ट इस बार दिया गया है, इंश्योरेंस के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, और बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम, बॉन्डेड लेबर सिस्टम प्रिवेंशन एक्ट,
इसके लिए आपका फंडामेंटल राइट्स भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आपका जो आर्टिकल 39 से लेकर 41 तक है, ये आपको एकदम रटे हुए होना चाहिए। और इसके सब क्लॉज भी 39A 39B इस तरह से भी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ये डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हम इसके मेन पॉइंट पर ही फोकस करेंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उतने ही फैक्ट्स आपको मिल जाएं। देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी, व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियंस की स्थापना जो सबसे पहले हुई है वो अमेरिका के अंदर हुई है, USA के अंदर हुई है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अब हो सकता है किसी और तरह से पूछा जाए। USA के अंदर सबसे पहले 1794 में पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। किस जगह पे? USA के फिलाडेल्फिया में सबसे पहले 1794 में पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। इसके बाद इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में क्या होता था कि ट्रेड यूनियन की स्थापना जो होती थी वो सीक्रेट फॉर्म में होती थी, गुप्त रूप से की जाती थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था और साथ ही साथ आपको पता होगा कि ये कॉलोनियल एरा था। आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में कि इंग्लैंड ने कई जगह पर हुकूमत की थी, शासन किया था। तो ये कॉलोनियल एरा था। यहाँ पर कॉलोनियल एरा में उन्होंने जितने भी एम्प्लॉय वर्कर्स थे, लेबर जो थी, उसको वो दासों की तरह, गुलामों की तरह काम कराते थे। तो इसलिए ताकि सब एक जगह इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से कलेक्टिव फॉर्म में बार्गेनिंग ना करना शुरू कर दें, इसलिए ट्रेड यूनियन के गठन पर रोक लगा रखी थी इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। तो फिर भी क्या होता था कि कुछ जो वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो छुप छुपा कर ट्रेड यूनियंस बनाते थे। क्योंकि छुप छुपा कर इसलिए बनाते थे कि खुले तौर पर बनाना अगर पता चल जाता था तो ये इलीगल कहलाता था और उस पर दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती थी। तो 1825 से पहले तक जो जितने भी ट्रेड यूनियन होते थे वो छुप कर बनाए जाते थे, गुप्त रूप से बनाए जाते थे, क्योंकि उनके बनाने पर कठोर प्रावधान होते थे। फिर है इसी तरह इसी के ही सीक्वेंस में, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पर भी हुकूमत की है, तो इसी के सीक्वेंस में चरणबद्ध तरीके से भारत में भी ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है। जैसे कि हिंदू मजदूर सभा, भारतीय श्रम संघ कांग्रेस। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो किस पार्टी से संबंधित है, क्योंकि हर पार्टी की जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं उनकी सबकी ट्रेड यूनियन से, जैसे कि TMC की भी है ट्रेड यूनियन और BJP की भी ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस की भी ट्रेड यूनियन है। तो आपको ट्रेड यूनियन का नाम देकर या फिर पार्टी का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी किस पार्टी से संबंधित है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ वैसे तो हम आपको जब MCQs कराएंगे तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के जितनी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि पार्टीज़ की जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं उन सबकी किसान यूनियन भी हैं और मजदूर यूनियन भी है, मजदूर संघ भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मजदूर संघ या कौन सा किसान संघ किस नेशनल पार्टी से रिलेटेड है। तो संयुक्त श्रम, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब कौन से हैं? ऑल इंडिया यूनियन है। भारत में जो सबसे पहले जो सुव्यवस्थित एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई है वो कौन सी है? मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी संस्थापक कौन थे? BP वाडिया। बहुत बड़ा नाम है ये ट्रेड यूनियन के एग्जिस्टेंस के और उनकी प्रोग्रेस के संबंध में बहुत फेमस नाम है BP वाडिया। आपको पता होना चाहिए कि BP वाडिया ने ही सबसे पहले 1918 में ट्रेड यूनियन का गठन किया। और ट्रेड यूनियन का गठन कहाँ हुआ? मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन। फिर इसके बाद से ट्रेड यूनियन का बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। BP वाडिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन गठित होने पर इसके अध्यक्ष चुने गए। सबसे पहले जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी थी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? BP वाडिया को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 1926 में द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट जो कि आप पढ़ रहे हैं 1926 में पास किया गया। ये पहला ऐसा एक्ट था जिसके बाद लेबर यूनियंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आपसे इस तरह के फैक्ट दिए जा सकते हैं ऑप्शंस में, लेबर यूनियन को पंजीकरण की, रजिस्ट्रेशन की सुविधा या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसमें बनाई गई। इससे पहले जितने भी
जिस तरह के एक्ट आए थे उसमें लेबर यूनियन को रजिस्ट्रेशन की जो है परमिशन नहीं थी। ये हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी लेबर यूनियन 1926 से पहले बनी है उनमें क्या होता था कि लेबर यूनियन को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड करा लें। तो सबसे पहले लेबर यूनियंस को जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई वो कायम की गई 1926 के एक्ट में। अब इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं, जैसे कि हम हर अधिनियम में देखते हैं समुचित सरकार की परिभाषा आपको हर एक्ट में एज इट इज़ मिलेगी। समुचित सरकार कौन सी होती है? वो सरकार जिसके अधीन वो ट्रेड यूनियन आती है। यानी कि ट्रेड यूनियन का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ट्रेड यूनियन, वो ऑर्गेनाइजेशन किस सरकार के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई नोएडा के अंतर्गत नोएडा के किसी सेक्टर में कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है छोटा, तो वहाँ पर उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ट्रेड यूनियन बनेगी वो किसके अंतर्गत आएगी? यूपी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी लगी है या एस्टेब्लिशमेंट लगा है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड होगी किसी भी तरह के नियम बनाने के लिए। और इसी तरह जो यूनियन टेरिटरी होंगे वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड होगी। फिर है कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एग्जीक्यूटिव से मतलब ये है कि किसी भी नाम से संबंधित ऐसा बॉडी, ऐसी निकाय जिसके अधीन यूनियन की संपूर्ण कार्य व्यवस्था सौंप दी गई होती है। यानी कि हर ट्रेड यूनियन की क्या होती है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि देखिए कोई भी यूनियन जो बनेगी, अगर मान लीजिए यूनियन में 100 सदस्य हैं तो यूनियन ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 सदस्य मिलकर ही किसी बात पर डिसीजन लेंगे, तो उनकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। यानी यूनियन में तो बहुत ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, 100 तो हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो सारे के सारे बैठ कर लेंगे। तो क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उनकी, वही तो डिसीजन लेती है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होगी, जिस बॉडी के पास, उसी को ही कार्यकारिणी समझा जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर है देखिए संघ के सभी सदस्य कारण इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं। यानी कि ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर होंगे वो किसके सदस्य हो सकते हैं? वो कार्यकारिणी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कार्यकारिणी में बाहरी सदस्य भी लिए जा सकते हैं। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसे मेंबर्स को भी शामिल किया जा सकता है जो कि ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं है। लेकिन धारा 22 सेक्शन 22 इस अधिनियम का सेक्शन 22 ये कहता है कि जो बाहरी सदस्य होंगे, एक्सटर्नल मेंबर जो होंगे, उनकी संख्या ट्रेड यूनियन में जो कार्यकारिणी बनाई गई है उस कार्यकारिणी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की संख्या के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या समझे इससे? मान लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में 50 मेंबर हैं तो 50 में से अधिकतम 25 सदस्य ही हो सकते हैं एक्सटर्नल मेंबर। यानी कि आपके मिनिमम 25 आप ट्रेड यूनियन के ही सदस्य होने चाहिए। मिनिमम 25 ट्रेड यूनियन के सदस्य ही होना चाहिए। अगर 50 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो उसमें से कम 25 सदस्य ट्रेड यूनियन के ही होने चाहिए, यानी कि इंटरनल ही होने चाहिए। और अधिकतम एक्सटर्नल कितने हो सकते हैं? अधिकतम 50% से कम, 25 या 25 से कम। पदाधिकारी, ऑफिस बियरर कौन से होते हैं? उन पदाधिकारी का मतलब उन सभी सदस्यों से है जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यानी कि कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जितने भी मेंबर हैं उन सभी को ऑफिस बियरर कहा जाएगा, पदाधिकारी कहा जाएगा। लेकिन इसमें ऑडिटर शामिल नहीं होगा। ऑडिटर क्योंकि अलग से अपॉइंट किया जाता है। फिर है विहित, प्रेस्क्राइब्ड। विहित से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों से है। ये तो वही ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजीकृत कार्यालय, देखिए पंजीकृत कार्यालय से मतलब क्या होगा? इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय से मतलब उस कार्यालय से होगा जहां पर ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर का एड्रेस दिया गया है। ट्रेड यूनियन के हेडक्वार्टर का एड्रेस दिया गया है, वही पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। पंजीकृत ट्रेड यूनियन इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन से है। फिर है देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। ट्रेड डिस्प्यूट, व्यवसाय विवाद, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच कोई विवाद है, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉई के बीच, दो एम्प्लॉई के बीच अगर कोई विवाद है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच कोई विवाद है, यानी कि दो नियोजकों के बीच कोई विवाद है, दो कर्मकारों के बीच, लेबर के बीच कोई विवाद है, या फिर कर्मकार और नियोजक के बीच अगर कोई विवाद है तो उसे औद्योगिक विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट कहा जाएगा, माना जाएगा। अब दो देखिए डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर कथन से आपने 2021 वाला जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है ईपीएफओ का, आप उसमें देखिए
एक स्टेटमेंट दिया गया है पूरा एक लंबा सा, और पूछा गया है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह के कथन से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्ल मार्क्स इस संदर्भ में लेबर यूनियन के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका एक कथन है स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है। आपको कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस सोशल रिफॉर्मर के द्वारा दिया गया है। तो श्रमिक संघ वास्तव में श्रमजीवियों का केंद्र बिंदु है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसी तरह एक और है ऑथर लेस्टर आर। इन्होंने क्या कहा है? अपने व्यावसायिक हित के संरक्षण और उनको आगे बढ़ाने और नियमित मजदूरी कमाने वालों का संगठन ट्रेड यूनियन है। ये ट्रेड यूनियन के संबंध में दोनों कथन दिए गए हैं। लेस्टर आर क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो अपने व्यावसायिक हित का संरक्षण करता है और उस मजदूरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा संगठन ट्रेड यूनियन कहलाता है। फिर है अब इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होते हैं ज़्यादा हमारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति, उसके अधिकार, कर्तव्य और श्रमिक संघों के पंजीकरण की तिथि। सबसे पहले है रजिस्ट्रार की नियुक्ति। श्रमिक संघों को वैधानिक स्वरूप अधिनियम नियमानुसार पंजीकरण कराने पर मिलता है। तो धारा 3 में जो सेक्शन 3 है इस अधिनियम का, उसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सरकार अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, यानी कि एडिशनल और ज्वाइंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है। इसका कार्य रजिस्ट्रार के कार्यों में सहायता देना होता है और वो प्रधान रजिस्ट्रार के अधीक्षण की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी कि जो मेन रजिस्ट्रार होता है, चीफ रजिस्ट्रार, उसकी देखरेख के अंतर्गत ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार कार्य करते हैं। पंजीयन की रीति, जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन, उसका कैसे किया जाएगा? संघ के अस्तित्व में आने के पश्चात पंजीकरण के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उस पर कम से कम 7 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन्हीं फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले जब पंजीकरण कराने के लिए जब फॉर्म भेजा जाता है रजिस्ट्रार के पास, किसी भी ट्रेड यूनियन को पंजीकृत कराने के लिए जब रजिस्ट्रार के पास फॉर्म भेजा जाता है तो उस पर यूनियन के जो यूनियन में शामिल हो रहे हैं मेंबर, उनमें से कम 7 मेंबर के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। प्रार्थियों की न्यूनतम संख्या 7 है, लेकिन अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। अब दूसरा फैक्ट क्या है? यदि प्रार्थियों में से आधे से अधिक व्यक्ति पंजीकरण होने से पूर्व सदस्यता त्याग देते हैं या आवेदन पत्र से अलग होने की सूचना देते हैं या अपना नाम वापस लेते हैं या विरोध करते हैं, तो पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर रजिस्ट्रार कोई विचार नहीं करेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो जब पंजीकरण कराने कोई भी ट्रेड यूनियन फॉर्म में आने के बाद, गठन के बाद पंजीकरण कराने जाएगी रजिस्ट्रार के पास, तो उसमें फॉर्म में जो फॉर्म भरा जाएगा, प्रपत्र भरा जाएगा, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत कम से कम 7 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। अगर पंजीकरण से पूर्व इन 7 में से आधे से अधिक, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, या फिर आवेदन पत्र से अलग होने की सूचना दे दी, तो क्या होगा? रजिस्ट्रार इस पर ट्रेड यूनियन पर रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है और मना कर देगा। यानी कि उस कंडीशन में रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पंजीकरण कर दे। फिर है संघ की सदस्यता हेतु अपेक्षित न्यूनतम संख्या। ट्रेड यूनियन के लिए न्यूनतम संख्या क्या बताई गई है? प्रत्येक पंजीकृत संघ या प्रतिष्ठान या उद्योग में कुल नियोजित सदस्यों के 10% या फिर 100, जो भी कम हो, की संख्या हमेशा विद्यमान रहती है। अब ये इसको किस तरह समझ सकते हैं आप? देखिए, मान लीजिए कोई ABC कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 1000 व्यक्ति या 1000 लेबर काम करती है। अब यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन बननी है, तो इस ट्रेड यूनियन के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए? इस टोटल एम्प्लॉय का कम से कम 10%, 10% कितना हो गया? 100। तो आपका ट्रेड यूनियन का गठन तभी हो सकता है कि जब उस इस्टेब्लिशमेंट के जितनी भी टोटल वर्किंग एम्प्लॉय हैं, उनका 10% मेंबर बनने को तैयार हो जाए। मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, XYZ कंपनी, इसमें 2000 एम्प्लॉय हैं, 2000 लेबर हैं। यहाँ पर ट्रेड यूनियन का जब गठन होगा वो कब होगा? या तो 10% इसके एम्प्लॉय, 10% एम्प्लॉय यानी कि 200 एम्प्लॉय, या फिर 100, इसमें से जो भी कम होगा नंबर, यानी कि 100 जो है छोटा नंबर है, तो 100 मेंबर ट्रेड यूनियन के सदस्य होने चाहिए, तभी किसी संघ का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन का गठन कैसे किया जाएगा? ट्रेड यूनियन के लिए जितनी भी जिस एस्टेब्लिशमेंट की ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है, उस इस्टेब्लिशमेंट का जो टोटल एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का कम से कम 10% या फिर 100 एम्प्लॉय, इन दोनों में से जो भी कम होगा,
उतने मेंबर ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने को तैयार हों। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा उस पर कम से कम 7 लोगों के हस्ताक्षर हों। तो ये ट्रेड यूनियन बनने के गठन के लिए पहली कंडीशन होगी। इसके अनुसार कोई भी ट्रेड यूनियन तब पंजीकृत नहीं होगी जब तक पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर कम से कम 100 या कुल संख्या के 10% जो भी कम हो उस संघ के सदस्य नामौजूद हों। पंजीकरण के लिए संबंधित उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी। तो उक्त संशोधन कब किया गया? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस पर रोक लगाने के पक्ष में किया गया है। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। देखिए एक बार फिर बता देते हैं कैसे होता है कि अगर कोई XYZ कंपनी है और उसमें 2000 एम्प्लॉई हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, जब ट्रेड यूनियन बनाई जाएगी इस एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस ट्रेड यूनियन के अंतर्गत 2000 का 10% मिनिमम यानी कि 200 लोग या फिर 100, इनमें से जो भी नंबर कम होगा, कम से कम 100 लोग होने चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। जब अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पर कम से कम इनमें से कम 7 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर है 1988 में संशोधन के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए जाने पर 60 दिनों में पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार बाध्य होगा। देखिए जब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उसके लिए बाइंडिंग होगा कि वो 2 महीने में मतलब 60 दिन के अंदर क्या करे, उस पर कार्यवाही करे या मतलब उसको प्रोसेस कर दे, पंजीकृत कर दे, रजिस्टर्ड कर दे। एक बार पंजीकरण जब हो जाएगा तो उसके बाद अगर जो ट्रेड यूनियन के अंदर मेंबर हैं उस मेंबर में कमी भी आ जाएगी तो भी पंजीकरण रद्द नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2001 के संशोधन द्वारा सेक्शन 9 क्लॉज ए जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि पंजीकरण के पश्चात सदस्यों की संख्या 10% या 100 जो भी कम हो तक हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 7 से कम ना हो। अब एक चीज़ याद रखिए क्यों ऐसा किया गया। एक तो 100 वाला जो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि कम से कम 100 मेंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन के गठन के टाइम पर, उस यूनियन के अंदर 100 मेंबर होने चाहिए, या फिर 10% जो भी अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस एस्टेब्लिशमेंट का ट्रेड यूनियन है उसकी टोटल एम्प्लॉय का 10%। जैसे कि मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट में 500 सदस्य भी हो सकते हैं, उसका 10% कितना होगा, 50। तो या तो 50 हो या फिर 100 हो, यानी कि छोटा नंबर कौन सा है, 50। अगर 50 में मेंबर भी हैं तो भी ट्रेड यूनियन का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में 7 लोगों से कम नहीं होने चाहिए। अगर 7 लोगों से कम होंगे ट्रेड यूनियन के अंदर तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको हमने बताया था शुरू में भी कि एप्लीकेशन फॉर्म पर कितने लोगों के साइन होते हैं, 7। तो जाहिर सी बात है कि जब 7 लोगों से कम ट्रेड यूनियन के अंदर ही मेंबर होंगे तो वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं होगा। फिर है पंजीकरण रद्द करने की पूर्ववर्ती शर्तें। अब धारा 10 इसमें क्या कहती है, सेक्शन 10 जो है ये क्या बताता है कि पंजीकरण या प्रमाण पत्र वापस लेने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 2 महीने पूर्व संघ के सचिव या अन्य अधिकारी को लिखित नोटिस देना जरूरी है। अगर पंजीकरण को कैंसिल किया जाएगा तो कैंसिलेशन से 2 महीने एडवांस का नोटिस देना पड़ेगा। किसको, या तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है संघ की, उसके पदाधिकारी को किसी को, या फिर उसके सेक्रेटरी को एक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए। जब संघ का पंजीकरण रद्द या वापस करने के लिए आवेदन पत्र स्वयं संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी तो उसे आवेदन के साथ संघ की जनरल निकाय यानी कि जनरल जो बॉडी है उसकी बैठक का प्रस्ताव भी संलग्न करना होगा। अब इसमें क्या है, मान लीजिए तो रद्द करने की जो प्रक्रिया थी वो रजिस्ट्रार की तरफ से थी। अगर किसी प्रोविज़न का उल्लंघन होने पर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से, यानी कि रजिस्ट्रार अगर सुओ मोटो एक्शन लेगा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का तो क्या करेगा, 2 महीने का एडवांस नोटिस देगा। अब एक दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रेड यूनियन ही खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाह रही है, तो वो कब कराएगी, ट्रेड यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो लिखित प्रस्ताव देगी रजिस्ट्रार को, और उस प्रस्ताव में किसका होगा, जनरल जो मीटिंग होती है इनकी जनरल जो बॉडी होगी उसकी मीटिंग का भी एक साथ में प्रपोजल अटैच किया जाएगा, तभी उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी। फिर है अपील करने का अधिकार। अब अपील किस कंडीशन में की जाएगी, अपील देखिए क्योंकि हम व्यवसाय संघ अधिनियम पढ़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, तो ट्रेड की जो ट्रेड यूनियन बनती हैं या उनका कैंसिलेशन होता है, या तो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है या कैंसिलेशन होता है, इन 2 ही कंडीशन में अपील करने का अधिकार होगा। यानी कि अगर कोई रजिस्ट्रार किसी भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से मना कर रहा है तो फिर अपील करने का अधिकार होगा। देखिए रद्द करने या पंजीकरण वापस लेने के निर्णय का रजिस्ट्रार पुनरावलोकन नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध 2 आधारों पर अपील की जा सकती है।
किस आधार पर? पहला, अगर रजिस्ट्रार द्वारा संघ के पंजीकरण से इनकार कर दिया गया है, या फिर दूसरा, उसके द्वारा प्रमाण पत्र वापस कर या रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, या तो कैंसिल ही कर दिया गया है, ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड था और उसको कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड था और उसको किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया, एक तो इस आधार पर अपील की जा सकती है। दूसरा, अगर कोई नया ट्रेड यूनियन है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए उसने रजिस्ट्रार के पास गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, लेकिन रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया है, जबकि वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा था, फिर भी रजिस्ट्रार ने कैंसिल रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया। तो इन दो आधारों पर अपील की जा सकती है। अब व्यवसाय संघ के पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश दिए जाने की तिथि से 60 दिनों में अपील की जा सकती है। देखिए, अगर रजिस्ट्रार किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर दे तो अपील कितने दिन के अंदर की जा सकेगी? 60 दिन के अंदर। इसी तरह अगर कोई नई ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास गई है और रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया है तो भी अपील 60 दिन के अंदर की जा सकेगी। ये क्या है? धारा 11 सेक्शन 11 के अनुसार संघ के प्रधान कार्यालय की स्थिति के अनुसार अपील 2 स्थानों पर की जाएगी। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर कैंसिल किया गया है या फिर रजिस्टर्ड करने से मना किया गया है, उसमें हमने आपको बताया था कि संघ का प्रधान कार्यालय जो होगा, हेडक्वार्टर जो होगा, हेडक्वार्टर को ही उसका मेन एड्रेस माना जाएगा। अब जो अपील की जाएगी हेडक्वार्टर के एड्रेस के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब मान लीजिए संघ कोई संघ पूरे यूपी में फैला हुआ है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। तो अपील कहाँ की जा सकती है? सिर्फ लखनऊ में, लखनऊ बेंच में अपील की जाएगी। तो इसमें 2 स्थानों पर अपील की जा सकती है, एक उच्च न्यायालय में और दूसरा सिविल न्यायालय में। अब उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय की कंडीशंस यहाँ पर कैसे दी गई हैं? देखिए, बहुत यहाँ पर हमने पहले भी बताया था, जब डिटेल्ड लेक्चर बनाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगी तो यूपीएससी यहीं पर ही पूछेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक पेज होता है कैंडिडेट के उलझने का। अगर अपील की जाएगी मान लीजिए, तो इसमें 2 कंडीशन जो दी गई हैं, एक तो हाई कोर्ट की और दूसरा सिविल कोर्ट की। हाई कोर्ट में अपील तब की जा सकेगी जब किसी भी ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रेसिडेंसी टाउन में है। अब प्रेसिडेंसी टाउन कौन से होते हैं? ये आपने अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे। कौन सा? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे। तो अगर हेडक्वार्टर इन 3 शहरों की सीमा के अंतर्गत आता है तो सीधे क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। मान लीजिए कोलकाता के अंतर्गत आता है, कोलकाता की सीमा के अंतर्गत कोई किसी ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर आता है, तो सीधा वो ट्रेड यूनियन कहाँ अपील कर सकती है? कोलकाता हाई कोर्ट में। अगर कोई बॉम्बे की सीमा के अंतर्गत आता है, यानी कि मुंबई की सीमा के अंतर्गत आता है, तो वो ट्रेड यूनियन कहाँ अपील कर सकती है? डायरेक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसी तरह मद्रास, अगर चेन्नई की कोई सीमा के अंतर्गत आता है तो वो ट्रेड यूनियन डायरेक्ट कहाँ अपील कर सकती है? सीधा मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन इन 3 के अलावा अगर हेडक्वार्टर किसी अन्य शहर की सीमा में आएगा तो वो वहाँ के उस राज्य के हाई कोर्ट में अपील नहीं करेगी, पहले कहाँ करेगी? सिविल कोर्ट में, यानी कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 3 प्रेसिडेंसी टाउन है, मद्रास, बम्बई और बंगाल। इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन की जो सीमा के अंतर्गत हेडक्वार्टर किसी ट्रेड यूनियन का आता है तो फर्स्ट अपील कहाँ की जाएगी? उस प्रेसिडेंसी टाउन के हाई कोर्ट में। सीधा मद्रास में आता है तो सीधा मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई में आता है तो सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, और कोलकाता में आता है अगर हेडक्वार्टर उसकी सीमा के अंतर्गत तो सीधा आपका बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट। तो इस तरह से अपील की जाएगी। 2001 के संशोधन के अनुसार जहां संघ का प्रधान कार्यालय श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्र में स्थित है, वहां अपील श्रम न्यायालय या अधिकरण में ही की जा सकेगी। अब एक और चीज़ आ गई यहाँ पर। अब इन 3 के अलावा चौथी एक कंडीशन ये भी है कि अगर जो 2001 में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, कि अगर श्रम संघ का ट्रेड यूनियन है उसका प्रधान कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऐसे स्थान पर है जैसे जहाँ पर लेबर कोर्ट है। जैसे कि अगर दिल्ली में है कहीं तो लेबर कोर्ट है वहाँ पर, तो वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी, पहले लेबर कोर्ट में अपील होगी। इसी तरह अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना हुआ है तो उसमें भी, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल बोर्ड की स्थापना की गई है, तो वहाँ पर उनका निर्णय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहाँ अपील श्रम न्यायालय अधिकरण में की जाएगी। देखिए, जहाँ पर अगर लेबर कोर्ट स्थित है और वहीं पर ही श्रम का ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर है तो अपील कहाँ की जाएगी? लेबर कोर्ट में।
अगर ट्रेड यूनियन ऐसी जगह पर स्थित है कि जहां पर उसकी सीमा के अंतर्गत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है, तो वहां पर अपील कहाँ की जाएगी? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। गुजरात और मध्य प्रदेश में अपील इंडस्ट्रियल बोर्ड में की जाती है, उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या सिस्टम है? वहां पर इंडस्ट्रियल बोर्ड बनाए गए हैं, तो वहीं पर ही अपील की जाती है। अब अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ, अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं? अपील को निरस्त करना, यानी कि अगर वो अपील जो लेकर आया है ट्रेड यूनियन, उसको कैंसिल कर सकती है। व्यवसाय संघ के पक्ष में निर्णय दे सकती है, यानी कि रजिस्ट्रार को संघ को पंजीकृत करने का आदेश दे सकती है। यह अपीलीय न्यायालय के आदेश रजिस्ट्रार के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा, एपेलेट बॉडी होगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल बोर्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, अगर कोई भी अपना आदेश रजिस्ट्रार के विरुद्ध देगा तो रजिस्ट्रार पर वो आदेश बाइंडिंग है, उसको लागू, उसको अप्लाई करना ही है। तीसरा है अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार रजिस्ट्रार कार्य करेगा। पंजीकरण के लाभ क्या होते हैं? पंजीकरण व्यवसाय संघ का को एक निगमित निकाय बना देता है, यानी कि एक रेगुलेटिंग बॉडी बना देता है। संपत्ति बेचने और खरीदने में यूनियन सक्षम हो जाता है ऐसे, और ऐसा संघ अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कंपनी होती है, कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है। अगर कोई केस किया जाता है कोई, तो कंपनी पर होता है, इसलिए जैसे कि आप कंपनी किसी पर केस कर भी सकती है और कंपनी पर कोई दूसरा भी केस कर सकता है, यानी कि कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, एक लीगल एंटिटी है। इसकी सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ये अपने मालिक से अलग होती है। अगर आप मान लीजिए आप कोई कंपनी खोलें, कंपनी का मतलब शेयर होल्डिंग उसमें आ जाए, तो आप क्या हो जाएंगे? कंपनी से अलग माने जाएंगे, आपको कंपनी से अलग कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, ट्रेड यूनियन भी एक अलग एंटिटी बन जाती है और वो किसी पर भी केस कर सकती है, या उस पर भी कोई केस कर सकता है। अगला है संघ के नाम में परिवर्तन, उसका समामेलन और विघटन, नेम चेंजिंग, एमलगमेशन और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। संघ के नाम में परिवर्तन दो तरह से सामने आ सकता है। पहला, जब रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर विचार करते समय पाए कि उसके नाम से पहले से ही एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, तो रजिस्ट्रार ऐसे संघ में नाम के परिवर्तन का आदेश दे देगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर पहले से ही कोई ट्रेड यूनियन उस नाम की चल रही है, तो क्या करेगा रजिस्ट्रार? उसको वापस दे देगा और नाम चेंज करने के लिए बोलेगा। दूसरा, अगर किसी कारणवश ट्रेड यूनियन खुद ही अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, यानी कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और एक अनरजिस्टर्ड है, यानी कि एक ऐसा ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड होने के लिए जा रहा है रजिस्ट्रार के पास, तो वहां पर उसने अपना जो नाम बनाया है वो नाम ऑलरेडी अगर पहले से ही रजिस्टर्ड है, यूनियन रजिस्ट्रार के पास या रजिस्टर्ड बुक में पहले से ही एक कोई ऐसा यूनियन चल रहा है उस नाम का, सेम नाम का, तो रजिस्ट्रार खुद ही मना कर देगा। एक दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रेड यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां पर नाम चेंज करने की बात चल रही है, तो क्या होगा? धारा 23 इसमें क्या है, सेक्शन 23 ये कहती है कि जनरल बॉडी की एक मीटिंग होगी, जनरल बॉडी की मीटिंग कराई जाएगी। मीटिंग में संघ के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए संघ, उस ट्रेड यूनियन में 100 सदस्य हैं, तो इनका 2/3 कितना हो गया? 66 लोग। तो कम से कम 66, 2/3 66 से 67 लोग, 67 लोग, 67 लोग ही अगर प्रस्ताव नाम बदलने के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो ही नाम बदला जाएगा। नाम बदलने के पक्ष में अगर वोट देंगे तो नाम बदलने की आगे कार्यवाही कर दी जाएगी। फिर है संघ का समामेलन, एमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इसमें क्या है, सेक्शन 24, कोई 2 या 2 से अधिक संघ अपना समामेलन विभाजन करके या बिना विभाजन किए ही वितरण कर सकते हैं। यदि आधे से अधिक सदस्य इसके पक्ष में नहीं है तो समामेलन अनुचित होगा। यानी कि पहली कंडीशन तो यह है कि अगर 2 ट्रेड यूनियन आपस में मर्ज होना चाह रही हैं, आपस में मर्ज होना चाह रही हैं, 2 ट्रेड यूनियन है ए और बी, अगर ये आपस में मर्ज होना चाह रही हैं तो इन दोनों के आधे से अधिक सदस्य 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 इसके पक्ष में होने चाहिए, तभी समामेलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, अगर एक ही ट्रेड यूनियन है और वो 2 पार्ट में डिवाइड होना चाह रही है तो उसमें भी आधे से अधिक सदस्य क्या होना चाहिए, उसके पक्ष में होना चाहिए, ऐसा करने के पक्ष में होने चाहिए, तभी ट्रेड यूनियन का डिसोल्यूशन होगा। दोनों संघों के अलग अलग कम से कम आधे सदस्य समामेलन के पक्ष में हो। नाम परिवर्तन या समामेलन का प्रभाव, धारा 26 के अनुसार किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम परिवर्तित होने से उसके अधिकार और कर्तव्य अप्रभावित रहेंगे। यानी कि नाम बदलने से या उसका स्ट्रक्चर बदलने से उसके किसी भी तरह के उसके अधिकारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संघ का विघटन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का कहाँ दिया गया है, सेक्शन 27 के में दिया गया है डिसोल्यूशन के बारे में, लेकिन विघटन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। विघटन सभी सदस्यों की सहमति या न्यायालय के आदेश से हो सकता है। इसके क्या कारण होंगे, आवश्यकता से अधिक सदस्यों का संघ से पृथक हो जाना। यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि 7 सदस्यों का जिनके हस्ताक्षर हैं, अगर उनसे कम
इनमें से आधे से अधिक सदस्य यानी कि 4 सदस्य अपना नाम वापस ले लेते हैं तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। या फिर संघ की जो ट्रेड यूनियन के टोटल सदस्य क्या है कि किसी भी हालत में 7 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 7 से कम सदस्य होगा तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। श्रमिक संघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा है, अगर कोई ट्रेड यूनियन अपने लेबर्स की जो पर्पज़ हैं, जो उद्देश्य हैं उनके, उनको पूरा करने में असफल रहा है तो भी उसका डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा। कार्यकारिणी के सदस्यों में पारस्परिक मतभेद, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनमें अगर कोई वैचारिक मतभेद हैं तो उस कंडीशन में भी संघ को विघटित कर दिया जाएगा। अब संघ को मान्यता प्रदान करने की शर्तें देखिए, रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है और रिकॉग्निशन ये दोनों अलग चीज़ हैं। रिकॉग्निशन अलग चीज़ है, देख इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ये होता है कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई कॉलेज खुलता है, वो इंजीनियरिंग करा रहा है, तो उसने क्या किया किसी स्टेट में, तो उस स्टेट का मान लीजिए कोई यूपी में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, तो उसने क्या किया इंजीनियरिंग कॉलेज का यूपी सरकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन क्या वो इंजीनियरिंग की डिग्री देने के लिए ऑथोराइज होगा? नहीं। वो कब होगा? जब उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। किससे रिकॉग्निशन मिलेगा? AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेड टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जब उसको साथ खाली रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है यूपी गवर्नमेंट के पास, उसको रिकॉग्निशन भी लेना है AICTE से, तभी वो मान्यता मिलेगी उसको इंजीनियरिंग की डिग्री देने के लिए। तो ये कंडीशन होती है। तो रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन दोनों में फ़र्क होता है। इसमें क्या है, संघ को मान्यता प्रदान करने की शर्तें, पारस्परिक समझौते से श्रम न्यायालय के आदेश द्वारा मान्यता देने की कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। एक पहली चीज़ ये है कि मान्यता उसी को मिलेगी जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। जाहिर सी बात है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने एग्जांपल लिया, तो इसको रिकॉग्निशन कब मिलेगा? पहले ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हो, उस राज्य के अंदर रजिस्टर्ड हो कोई कॉलेज, तभी तो AICTE उसे रिकॉग्नाइज करेगी। तो इसी तरह कंडीशन यहाँ है कि ट्रेड यूनियन पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद ही मान्यता के लिए आगे वो अप्लाई करेगा। संघ का संविधान जो है, यानी कि हर ट्रेड यूनियन का एक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो वैधानिक हो, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा रूल्स ना हो जो किसी भी तरह के लीगल राइट को या फंडामेंटल राइट को किसी के वायलेट करता हो। संघ आचार संहिता को स्वीकार करता हो, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता हो कोई भी ट्रेड यूनियन। संघ के सभी सदस्य अपने नियोजक के अधीन कार्य करते हों। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वही ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकता है जिसके सभी सदस्य, मान लीजिए इसमें 100 सदस्य हैं, तो 100 के 100 सदस्य अपने एम्प्लॉयर के ही अधीन हों। ऐसा ना हो कि कोई किस दूसरे एम्प्लॉयर के या ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हों और ट्रेड यूनियन के सदस्य बने हुए हों। फिर इस संघ को अस्तित्व में आए कम से कम 1 वर्ष का समय हो गया, यानी कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड हुए कम से कम 1 साल का समय ऑलरेडी हो गया। संघ की मान्यता का वापस लिया जाना। अब रिकॉग्निशन को विड्रॉ कब किया जाता है? यहाँ रिकॉग्निशन की बात चल रही है, हम रजिस्ट्रेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ रिकॉग्निशन की बात चल रही है। इसमें सेक्शन 28 क्लॉज B ये क्या कहता है? रजिस्ट्रार या नियोजक श्रम न्यायालय को मान्यता के वापस लिए जाने के लिए निम्नलिखित आधार पर आवेदन किया जा सकता है। यानी कि अगर सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने में विफल हो रहा है, कोई भी ट्रेड यूनियन अगर अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। अगर किसी तरह के विवरण की मांग की जाती है, उसकी आपूर्ति नहीं करता है, यानी कि कोई भी अगर लेबर कोड है, चाहे रजिस्ट्रार है, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, किसी तरह के अगर कागजी कार्यवाही करता है और किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है और ट्रेड यूनियन वो डॉक्यूमेंट या वो रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो भी उसकी रिकॉग्निशन कैंसिल की जा सकती है। संघ की कार्यकारिणी की बैठक यदि 6 माह के अंदर नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक हर 6 माह के अंदर होनी चाहिए। इससे एक दूसरा फैक्ट क्या निकलता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। संघ की कार्यकारिणी या सदस्यों ने आवेदन देने की तिथि के 3 माह के भीतर धारा 28 में उल्लेखित कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो तब भी संघ का रिकॉग्निशन कैंसिल किया जा सकता है। अब है इसमें दंड प्रक्रिया, जो कि हमारे हर एक्ट में इंपॉर्टेंट है कि दंड देने का क्या प्रावधान है। धारा 31, 32 और 33 में नियमों के उल्लंघन पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है? नोटिस देने, विवरण या दस्तावेज भेजने में कोई त्रुटि किसी पंजीकृत संघ या उसके श्रमिक द्वारा की गई है। यानी कि अगर कोई नोटिस मांगा गया है रजिस्ट्रार द्वारा या लेबर कोड द्वारा या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट मांगा गया है, उसके देने में या तो विलंब किया गया है, देर की गई है, या फिर उसको देने से मना किया गया है, या फिर कोई गलत, कोई फॉल्स
कोई फॉल्स रिकॉर्ड सामने प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर संघ पर दंड लगाया जाएगा। और दंड क्या होगा? पर डे 5 रुपये। ये पर डे 5 रुपये का इस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। सॉरी, पर डे नहीं है, पर वीक है। आर्थिक दंड सप्ताह के हिसाब से तब तक चलता रहेगा जब तक त्रुटि का निवारण नहीं कर दिया जाता। तो 5 रुपीज़ पर वीक, एक हफ्ते में 5 रुपये की पेनाल्टी के हिसाब से दंड लगाया जाएगा। फिर है, यदि जब रजिस्ट्रार के पास वार्षिक प्रतिवेदन या लेखा जोखा नियम अनुसार नहीं भेजा जाता है, यानी कि अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट हर साल अगर नहीं भेजी जाएगी टाइम टू टाइम, तो क्या होगा? धारा 28 सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार के पास अगर नहीं भेजी गई है, कोई भी अकाउंट्स का लेखा जोखा नहीं भेजा गया है, तो धारा 28 के अनुसार रजिस्ट्रार इस संबंध में कार्यवाही कर देगा। और क्या करेगा? इस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ये दंड अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। ट्रेड यूनियन के संबंध में अगर गलत सूचना दी गई है तो अब भी दंड लगाया जाएगा। इसमें सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अगर कोई गलत सूचना दी गई है उसमें भी दंड लगाया जा सकता है। एक तो किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी पंजीकृत श्रमिक संघों के नियमों की गलत सूचना की प्रतिलिपि दी गई है। दूसरा, किसी व्यक्ति को ऐसे यूनियन की नियमावली दी गई है जो वास्तविक रूप से पंजीकृत नहीं हुई है। तो ऐसी 2 कंडीशंस में दंड लगाया जा सकता है। कितने रुपए का? 500 रुपये तक का। धारा 33 में क्या किया गया है? दंड व्यवस्था को कार्यान्वित करना, अपराधों को देखने सुनने का अधिकार किसको होगा? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को कब होगा? हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को तब होगा जब हेडक्वार्टर जो होगा, किसका हेडक्वार्टर? ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर प्रेसिडेंसी टाउन के भीतर आता हो, टेरिटरी के अंतर्गत आता हो, या मद्रास, बंगाल या बम्बई की सीमा के अंतर्गत। यहाँ मद्रास और बंगाल से हमारा मतलब ये है कि मद्रास का मतलब चेन्नई की सीमा के अंतर्गत, पूरे तमिलनाडु की सीमा के अंतर्गत नहीं, चेन्नई की सीमा के अंतर्गत अगर आता होगा। इसी तरह बॉम्बे की सीमा के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि पूरा महाराष्ट्र की सीमा के। और इसी तरह बंगाल वाला कौन सा है? कोलकाता की सीमा के अंतर्गत अगर आता हो। ऐसा मत समझिए कि आप पूरे को वेस्ट बंगाल की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आएगा हेडक्वार्टर तो सीधा हाईकोर्ट में अपील कर देगा। नहीं, अगर प्रेसिडेंसी टाउन की बात हो रही है, टाउन अगर टाउन के अंतर्गत आ रहा है, उस शहर के अंतर्गत आ रहा है, तो सीधा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पास अपील की जाएगी तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ही दंड देने का अधिकार इसमें दिया गया है। और 3 नगरों के अतिरिक्त कहाँ कौन देगा? प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश। यानी कि इन 3 नगरों के अलावा प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही किसी तरह के दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।